आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी किस्मत नहीं, आपका माइंड है, जो मुश्किल समय आने से पहले ही एक नया बहाना तैयार रखता है। हम ओलंपिक्स में सिर्फ दूसरों के लिए ताली बजाते रहे, क्योंकि हमने मान लिया था कि हमारा देश कभी मेडल जीत ही नहीं पाएगा। फिर आया एक ऐसा एथलीट जिसके भाले ने हवा को चीरते हुए इस 121 साल के इंतजार को एक झटके में खत्म कर दिया। अगर आप इंडिया के स्पोर्ट्स हिस्ट्री से इस एक एथलीट का नाम हटा दें, तो हमारा ट्रैक एंड फील्ड का इतिहास वापस उसी जीरो पर पहुंच जाएगा। दुनिया उसे गोल्डन बॉय कहती है, पर मैदान पर वो एक साइलेंट प्रेडेटर है, नीरज चोपड़ा। लेट्स लर्न हाउ टू हंट लाइक नीरज चोपड़ा। चैप्टर 1, द पिवट। टोक्यो 2021। सबको लग रहा था कि यह कंपटीशन सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए है, क्योंकि गोल्ड पर तो जर्मनी के जोहानस वेटर का नाम पहले से लिखा था। वो एक ऐसा एथलीट था जो 90 मीटर्स के ऊपर जेवलिन ऐसे फेंकता था जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। पूरे साल उसने डोमिनेंस दिखाई थी, उन्हें हराना इम्पॉसिबल लग रहा था। टोक्यो की ट्रैक थोड़ी अलग थी और वेटर एक रिजिड परफेक्शनिस्ट है। उनका सिस्टम एक ही तरीके से काम करता था, मैक्सिमम पावर। जब उन्हें जमीन से वो ग्रिप नहीं मिली तो उनका दिमाग एरर देने लगा, और इसी एरर के चलते उन्होंने और ज्यादा ब्रूट फोर्स लगाने की कोशिश की। वो ट्रैक को डिफीट करना चाहते थे। वो कंपटीशन छोड़कर मैदान से लड़ रहे थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द एनस्ट्रलंग इफेक्ट। ये वो मेंटल ट्रैप है जहां आपका पुराना सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वेटर देख ही नहीं पाए कि आज खेल बदल चुका है। उनका वही विनिंग फॉर्मूला उस दिन उनकी हार की वजह बन गया। वहीं दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा ने मैदान को रीड किया। उन्होंने देखा कि आज ताकत से ज्यादा टाइमिंग और बैलेंस का खेल है। वो ट्रैक से लड़े नहीं, उन्होंने ट्रैक के साथ अडॉप्ट किया। एंड रिजल्ट, वो मॉन्स्टर वेटर जो 97 मीटर फेंकता था, 82 मीटर्स पर ही ढेर हो गया। वो टॉप 8 से भी बाहर हो गया, क्योंकि वो एक ही गलती को बार बार कर रहा था। चैंपियन वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो। चैंपियन वो होता है जो सबसे जल्दी पिवट करना जानता हो। चैप्टर 2, द प्रेडेटर्स स्विच। जेवलिन का खेल 1% फिजिकल एक्सप्लोजन है एंड 99% साइकोलॉजिकल टॉर्चर। सोचो, 5 सेकंड के लिए आप पूरी ताकत से दौड़ते हो और भाला फेंकते हो, और फिर अगले थ्रो के लिए 15 से 20 मिनट तक अकेले बेंच पर बैठकर इंतजार करते हो। ये 15 मिनट का वेटिंग टाइम एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। बाकी एथलीट्स इस खालीपन में अपने ही दिमाग में ओपोनेंट से लड़ने लगते हैं। वो बिना कुछ किए ही डर और ओवर थिंकिंग से अपनी मेंटल बैटरी ड्रेन कर लेते हैं। पर नीरज, उसने अपने दिमाग में एक प्रेडेटर्स स्विच लगा रखा है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव प्रिजर्वेशन कहते हैं। थ्रो खत्म होते ही नीरज उस स्विच को ऑफ कर देता है। वो मुस्कुराता है, अपने ओपोनेंट से बात करता है और गेम को दिमाग से पूरी तरह निकाल देता है। वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं करता, बर्न नहीं करता, लेकिन जैसे ही लाउड स्पीकर पर उसका नाम अनाउंस होता है, वो स्विच वापस ऑन हो जाता है। उसकी आंखें बदल जाती है और वो वापस किलर मोड में चला जाता है। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम हमारा स्विच 24 घंटे ऑन रखते हैं। वही तूफान तबाही मचाता है जिसे पता हो कि उसे शांत कब रहना है। चैप्टर 3, द एरोगेंट वॉक। जब जेवलिन हवा में होता है, तब दुनिया के 99% एथलीट्स भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर नीरज, वो दौड़ कर आता है, हवा को चीरता हुआ भाला फेंकता है, और भाले के जमीन पर गिरने से पहले ही वो पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथ हवा में उठा देता। वो देखता तक नहीं है कि भाला कहां गया या स्कोर क्या है। लोग इसे घमंड समझते हैं। लोगों को लगता है उसे पहले से ही पता था कि वो जीत गया। नहीं, ये सर्टेनिटी नहीं, ये डिटैचमेंट है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, नतीजों पर नहीं। नीरज का वो मुड़कर ना देखना इस श्लोक का सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। नीरज इसीलिए नहीं मुड़ता क्योंकि उसे पता है कि वो जीत गया है। वो इसीलिए मुड़ता है क्योंकि थ्रो रिलीज होते ही उसका कर्म खत्म हो चुका है।
अब भाला 88 मीटर्स गिरे या 90 मीटर्स, उसे उस फल से फर्क ही नहीं पड़ता। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैलिडेशन। जब आपका अपना सेटिस्फैक्शन इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया के अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े, हम क्या करते हैं? हमारी लाइफ का रिमोट दुनिया के हाथ में दे देते हैं। हमने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दी और तुरंत हम बॉस का चेहरा देखते हैं कि सर ताली बजाएंगे या नहीं। हम वैलिडेशन के भूखे हैं। जिस दिन आपको अपने किए हुए काम पर नीरज जैसा एब्सोल्यूट कन्विक्शन आ जाएगा, उस दिन आपको तालियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 4, द हॉस्टेज नेगोशिएशन। एक लेजेंड का असली टेस्ट तब होता है जब उसकी खुद की बॉडी उसे धोखा दे रही हो। 2024 में नीरज को ग्रॉइन इंजरी थी। ऐसे वक्त में दिमाग ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चला जाता है और कहता है गिव अप कर दो, चोट लग जाएगी। पर नीरज ने अपने ही दिमाग को हॉस्टेज बना लिया। साइकोलॉजी में इस ब्रूटल टेक्निक को पेन कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। उसने अपने दर्द को उठाया, एक दिमागी डिब्बे में बंद किया और अपने दिमाग को एक ऑर्डर दिया कि अभी मुझे दर्द फील नहीं करना है, अभी मुझे हिस्ट्री लिखनी है। हमारी लाइफ में हमें बस थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए या सुबह पार्टनर से छोटा सा झगड़ा हो जाए तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम बहाने ढूंढने लगते हैं कि आज मूड ठीक नहीं है, कल काम कर लेंगे। अब नीरज की नजरों से खुद को देखो। आपकी लाइफ में भी एक भाला आपके हाथ में है। आपका करियर, आपका ऑफिस, आपके रिश्ते। अगर आप भी नीरज चोपड़ा की तरह इनमें बेस्ट होना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिए। नंबर 1, मास्टर द पिवट। हालात बदले तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, जिद मत करो। नंबर 2, सेव एनर्जी। ओवर थिंकिंग में अपनी मेंटल बैटरी को बिल्कुल वेस्ट मत करो। नंबर 3, म्यूट द नॉइस। एक बार अपना 100% दे दिया तो वैलिडेशन मांगना बंद कर दो। एंड नंबर 4, किल द पेन। अपने बी गेम में भी जीत कर आओ, क्योंकि गेम हवा में नहीं, आपके हाथ से भाला छूटने से पहले डिसाइड होता है। हम ऐसी कहानियां आप तक लाते रहेंगे जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, आपकी सोच बदलने में मदद करती है। बदले में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगले किस प्लेयर का माइंडसेट हम डिकोड करें। और साइकोलॉजी ऑफ विनिंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जीत के मोमेंट्स नहीं दिखाते, हम जीतने की सोच समझते हैं। थैंक यू।